स्कूल खुल गया है। उम्मीद है जल्दी ही आप लोग भी अपने स्कूल में आ पाएंगे और हमको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने स्कूल में फिर से आ पाएँ। बहुत अच्छा होगा कि हम और आप आमने सामने बैठकर अपने काम को करें। बहुत दिन हो गए हैं बच्चों आप लोगों को देखे हुए, स्पेशली 7th और 6th क्लास के बच्चों को तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। तो बच्चों, आप भी बहुत जिज्ञासु होगे और प्रतीक्षारत होगे कि आपके स्कूल खुलें, आपका क्लासरूम, आपका स्कूल कैंपस कैसा दिखता है। ये सारी चीज़ें आप अपनी आँखों से पास से देख पाएँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे जिसका नाम था धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक। ठीक है, हम लोगों ने उस चैप्टर में जलप्रपात तक पढ़ लिया था। जलप्रपात मैंने आपको बताया था कि जब नदी अपने वेग में होती है तो मुलायम चट्टानें उसके साथ में उसके प्रवाह में कट जाती हैं और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो अपनी जगह स्थिर रहती हैं, यानी कि बहुत आसानी से नहीं कट पाती हैं। इस प्रकार जब कठोर चट्टानें अपनी जगह पर बनी रहती हैं और मुलायम कट जाती हैं तो नदी का पानी उन चट्टानों पे से हो करके नीचे की तरफ को गिरने लगता है और नीचे गिरने के कारण ही जलप्रपात का निर्माण होता है। बच्चों, हमने जलप्रपात तक पढ़ा था, आज हम उसके आगे का पढ़ रहे हैं जिसमें कि अब हम देखेंगे जब हमारी नदी पहाड़ों पे से उतरकर मैदानों की तरफ को बढ़ती है तब वो और क्या-क्या निर्मित करती है। जब नदी, हमने आपको बताया था, ये पर्वतीय क्षेत्रों पे से उतरकर मैदानी भागों की तरफ को बढ़ती है तो धीरे-धीरे इसका ढाल कम होता जाता है। ढाल कम होने के कारण ये मैदानों में अपने आप को प्रवाहित करने लगती है और मैदानों की तरफ प्रवाहित होने के कारण इसकी गति जो होती है वो बहुत धीमी पड़ जाती है। गति धीमी होने के कारण इसके मार्ग में बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होते हैं। अवरोध का मतलब है बेटा कि मार्ग में आने वाले जैसे कंकड़ पत्थर हैं, बड़े कोई पत्थर हैं या कोई टीला टाइप का कोई चट्टान है, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो नदी क्या करती है, अपना मार्ग छोड़ करके इस तरीके से घूम करके बहने लगती है। ठीक है, नदी क्या करती है, इस तरीके से घूम करके बहने लगती है। ठीक है, जब नदी इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के बहती है तब वो एक आकृति का निर्माण करती है जिसका नाम है विसर्ग। विसर्ग, ये जो आकृति बनती है इस तरीके से, इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आकृति आपकी जो है ये है विसर्ग और ये आकृति आपके मैदानी भागों में बनती है। यहाँ पर आकर के आपके विसर्ग का निर्माण होता है। ये आपका मैदानी भाग होता है। यहाँ पर हमारी नदी का जो ढाल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ढाल कम होने के कारण ये नदी की जो प्रवाह गति होती है, यानी उसका जो वेग होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आगे आने पर नदी जब अपने मुहाने पर पहुँचती है या उसकी गति धीमी पड़ने लगती है तब वो धीमी गति के कारण अपने आप को कई क्षेत्रों में बांट लेती है। ठीक है, और अपने साथ जो भी लाया हुआ उसका मलबा होता है उसका वो निक्षेपण करने लगती है। निक्षेपण इसलिए करने लगती है बच्चों क्योंकि उसके जो प्रवाह गति होती है, उसका जो वेग होता है वो कम हो चुका होता है और उसमें इतनी क्षमता या सामर्थ्य नहीं हो पाती है कि वो जो भी चीज़ें लेकर अपने साथ पर्वतों से बहाते हुए लेकर आई थी उनको वो आगे तक ले जा सके। इस अवस्था को नदी की हम वृद्धावस्था कहते हैं और यहाँ पर आकर के नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब जब उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है तो वो आसानी से
अपने साथ लाए हुए सामानों को साथ में नहीं ले जा पाती और इस तरीके से अपने रास्ते में आई हुई चीज़ों को रखते हुए और दूसरे जगह से अपना मार्ग बनाते हुए निकलने लगती है। मान लीजिए यहाँ इसके बीच में कोई कोई चीज़ें आ गई जिसकी वजह से पानी का अब जो बहाव था वो रुक करके दूसरी जगह से होकर के बहने लगा। तो ये जो ट्रायंगल शेप में जो आकृति बनती है इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रायंगल शेप में जो आकृति बनती है ये डेल्टा कहलाती है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का जो डेल्टा है वो आपकी गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा पूरे विश्व का, संसार का है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इस तरीके से डेल्टा का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं भूमिगत जल की। ठीक, अब हम भूमिगत जल के बारे में पढ़ेंगे। भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि के अंदर का जल। ठीक है, यानी जो जल जमीन के अंदर पाया जाता है उसको हम भूमिगत जल कहते हैं। जब पानी जमीन के अंदर रिस रिस कर चला जाता है, चाहे वो बारिश का पानी हो आपके यानी वर्षा का, या किसी भी और तरीके का पानी हो, जब वो जमीन के अंदर धीरे धीरे रिस करके चला जाता है तो उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। और यही पानी जब कभी चूने की चट्टानों के पास में रिस करके उन चट्टानों के अंदर जाता है, तब वो क्या करता है, जो चूना होता है उसको धीरे धीरे करके रासायनिक क्रिया द्वारा गला देता है और गला करके एक जगह से दूसरी जगह वो बहने लगता है। इस क्रिया में क्या होता है, या तो सुरंग बनती है अंदर या गुफा बनती है। ठीक है, या सुरंग बनती है या गुफा बनती है। जब ये पानी सुरंग बनाता हुआ आगे को बढ़ता है, ठीक, तब क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि ये आपकी सुरंग है, ठीक है, इसके अंदर ये पानी चूने की पूरी ये आपकी चट्टान थी, इसमें पानी अंदर घुसा और उसने इस सुरंग का निर्माण किया। अब क्या होगा, जब पानी अंदर अंदर जा रहा है तो इस गुफा में या सुरंग में छत की तरफ से इस तरीके से यहाँ से एक एक बूंद करके पानी टपकता है नीचे को। अब इस नीचे टपकने वाली बूंद में जब पानी टपकने से यहाँ पर चूना जमा होता रहता है तो इस तरीके की एक आकृति बन जाती है। ऐसे करके एक एक बूंद करके पानी टपकता है और उसके साथ में चूना जमने लगता है छत से नीचे की ओर आने पर। इस आकृति को हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट। ठीक है, अब यही काम जब नीचे से होता है, जब क्या होता है कि ये जो पानी है ये बूंद बूंद करके नीचे को गिरता है और यहाँ पर चूना इकट्ठा होने लगता है इस तरीके से और ऊपर को बढ़ने लगता है, तो ये एक खंभे की तरह से दिखाई देने लगता है। इसकी तरह से दिखाई देने लगता है, ये एक पिलर की तरह से दिखाई देने लगता है। इसको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये भूमिगत जल के अंदर बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। जब सुरंग के अंदर ऊपर से छत की तरफ से पानी नीचे को गिरता है और उसमें गिरने से चूना इकट्ठा होकर के इस तरीके से लटकता हुआ बन जाता है एक आकार ऊपर से खंबे की तरह, तब हम उसको क्या कहते हैं, आपका स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और जब बूंद नीचे को गिर करके पानी धीरे धीरे चूने को जमा करते हुए इस तरीके से ऊपर को बढ़ता है तो जो चीज़ बनती है उसको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये यहाँ से बढ़ा और ये यहाँ से बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इस तरीके से दोनों आपस में मिल गए, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर आकर के मिल गया, तो ये पूरा एक पिलर बन जाता है। इसको हम हेलेक्टाइट कहते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हेलेक्टाइट।
पूरा आपका कहलाता है हेलेक्टाइट। और बेटा इस तरह की आकृतियां जिस क्षेत्र में पाई जाती हैं, यानी कि भूमिगत जल के अंदर ये आकृतियां जिस जगह पर पाई जाती हैं उस क्षेत्र को हम कास्ट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, चूने के क्षेत्र में मिलने वाली ये जो आकृतियां होती हैं ये क्या कहलाती हैं? कास्ट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम हिमानी की बात करेंगे। हिमानी आप जानते हैं किसको कहते हैं? हिमानी जो होती है वो हिम की नदी होती है। हिमानी, हिमानी का मतलब होता है हिम की नदी। आपने नॉर्मल नदी देखी है जिसमें पानी बह रहा होता है, हम कभी आपने उसमें पैर डाल के देखे हैं जब पानी बह रहा होता है कितना अच्छा लगता है। उसी तरीके से पानी की जैसे नदी होती है वैसे ही हिम की नदी भी होती है जिसको हम हिम नदी कहते हैं या हिमानी कहते हैं। ठीक है, जब कोई बड़ा पर्वत होता है और उस पर खूब सारी बर्फ जमा होती है और उस पर से कोई बड़ा जो हिमखंड होता है यानी हिम का एक बड़ा टुकड़ा वो ढाल पर खिसकते हुए नीचे आता है, जिस तरीके से नदी बहती है उसी तरीके से ये पर्वत है और इस पर से कोई ये हिम का खंड लुढ़कता हुआ आ रहा है तो यही आपकी क्या हो जाएगी? हिम नदी हो जाएगी, या इसको हम हिमनद भी कहते हैं, ग्लेशियर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी का जो भाग है उसमें हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है। सपाट मतलब नीचे ऐसा सीधा, ठीक, और खड़े ढाल मतलब इस तरीके से, यानी ये आकार होता है जब वो नदी बह रही होती है, हिम नदी। ठीक है, इनका निर्माण करती है। इनका आकार इंग्लिश के यू अक्षर की तरह से, देखो ये दिख रहा है ना यू की तरह से। और जो नॉर्मल नदी होती है वो जब अपने तीव्र वेग में होती है तो वो किस आकार का निर्माण करती थी? वी शेप का। ठीक है ना, नॉर्मल नदी वी शेप का निर्माण करती है और जो हमारी हिमानी है वो सपाट तल और तीव्र ढाल वाली घाटी का निर्माण करती है जिसको हम अंग्रेजी के यू अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं, या वो देखने में हमें अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह दिखाई देती है। पहले से बनी जो वी आकार की जो घाटी होती है वही उसी को ये यू आकार में बदल देती है। ठीक है, इसका ढाल बहुत तीव्र होता है यानी सीधा होता है, तेज होता है, और जो तल होता है वो चौड़ा होता है। देखिए ये चौड़ा है और ये बिल्कुल नोकदार है। हमने आपको बताया था ना ये जब इस तरीके से बन जाता है तो ये गार्ज कहलाता है, बताया था आपको। तो ये गार्ज बन जाता है और इसका तल चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित करती है तो उसका जो चूर्ण होता है वो पर्वतों के नीचे भाग में आकर के यहाँ पर आकर के जमा हो जाए। जब ये बहती है तो ये अपने साथ वो काटते हुए लाती है और यहाँ पे ला करके अपने चूर्ण को इस तरीके से जमा कर देती है। तो जो भी चूर्ण आकर के यहाँ जमा होता है हम उसको हिमोड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हिमोड। तो ये एक आपकी बनी यू आकार की घाटी। और ये आपका एक बना हिमोड। फिलहाल आपको यही दो आकृतियां हिमानी में पढ़नी है, बाकी अभी आपको नहीं पढ़नी। आकृतियां तो बहुत बनती हैं लेकिन वो अपर क्लासेस में आप लोग को बताई जाएंगी। बेटा अब हम पवन को पढ़ेंगे। पवन आप जानते हैं जिसको कि हम हवा कहते हैं। हवा जब आपने देखा है कभी बहुत तेज चलती है तो उसके रास्ते में जो भी आता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने साथ में उड़ा करके ले जाती है, जिसमें धूल, पत्ते, पेपर, कागज, पॉलिथीन, कुछ भी जो भी उसके साथ में आता है वो उड़ा करके अपने साथ में ले जाती है। तो जो हवा होती है उसके द्वारा भी आकृतियों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसमें भी अपना वेग होता है, अपना बल होता है जिसके द्वारा कि वो आकृतियों का निर्माण करती है। तो हमारी जो पवन होती है वो सबसे पहली जो आकृति बनाती है उसको हम बालू का स्तूप कहते हैं। जब कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर की मिट्टी बालू वाली होती है उन क्षेत्रों में जब कभी तेज हवा चलती है तो वो अपने साथ उस बालू या रेत को उड़ा करके ले जाती है। और जब उसका धीरे धीरे वेग कम होने लगता है तब वो क्या करती है? उस मिट्टी को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर ले जा करके टीलों का निर्माण करती है। ठीक है,
उनको हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे कहीं से तेज हवा चली और वो अपने साथ बालू को उड़ा करके या पदार्थों को उड़ा करके लेकर के आई, और जब उसका वेग कम हो गया तब उसने क्या किया, धरातल पर उसको छोड़ दिया, और उस छोड़ने से इस तरीके से टीलों का निर्माण होता है, जिनको कि हम बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बालू का स्तूप। अब हमारी जो पवन से एक और आकृति बनती है उसको हम छत्रक-शिला कहते हैं। छत्रक-शिला, छत्रक-शिला का मतलब होता है, छत्र का मतलब होता है ऊपर आपका एक छाते-नुमा आकृति, ठीक है, उसको हम छत्र कहते हैं। हमने छाता देखा, इस तरीके से हम उसको अपने ऊपर लगा लेते हैं तो हम चारों तरफ से पानी से बच जाते हैं। ये देखने में आकृति उसी तरीके से लगती है, कुछ इस तरीके से लगती है आकृति। इस तरीके से इसमें क्या होता है बेटा कि जब हवा चलती है और ये चट्टानें मुलायम चट्टान होती हैं, ये चट्टान कठोर चट्टान होती है। ठीक है, हवा जब चलती है तो क्या होता है, हवा अपने साथ में ये मुलायम चट्टानों को काटते हुए यहाँ से हटा देती है। चाहे हवा इधर से चले चाहे हवा इधर से चले, ठीक है, दोनों तरफ से वो काटते हुए मुलायम चट्टानों को हटा देती है, और जो कठोर चट्टान होती है वो इस तरीके से छत्रक की तरह से हमको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इस तरीके से जो कठोर चट्टानें होती हैं वो ऊपर की तरफ को बची रह जाती है, और मुलायम चट्टानें हवा या पवन के वेग द्वारा काट दी जाती हैं, घिस दी जाती हैं। घिसने से क्या होता है, नीचे का और ऊपर का भाग हमको बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि वहाँ पर कोई छतरी रखी हुई हो, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, छत्रक-शिला, इस आकृति को हम कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका है समुद्री लहरें। समुद्री लहरें भी उसी तरह से काम करती हैं जैसे कि बाकी सब बल काम करते हैं। समुद्री लहरों में आपकी दो आकृतियां बनती हैं, एक पुलिन और एक भृगु। भृगु हमारा जब लहरें तेज होती हैं, आपने कभी तालाब या किसी में पैर डाल के देखा है, जब आप बाहर निकलते हो तो जो लहरें होती, पानी होता है, वो लहरों के रूप में किनारे तक आता है और किनारे से वापस जाता है। तो जब पानी तट के पास आता है और पास आने पर उस तट के किनारे की जमीन को काटता है तो उससे एक सीधी खड़ी आकृति बनती, जो मुलायम चट्टानें हो जाती हैं, अंदर की मुलायम मिट्टी होती है, वो कट कट के वापस समुद्र में चली जाती है और वहाँ का तट खड़ा हो जाता है। उस आकृति को हम भृगु कहते हैं। और इसी तरीके से जब समुद्र की में से लहरें बाहर को आती हैं तो वो कुछ कुछ चीज़ें बाहर को ला करके छोड़ जाती हैं, तट पर छोड़ जाती हैं, और उस तट पर छोड़ने से उन चीज़ों के या जमाव से जो आकृति बनती है उसको हम पुलिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको आप एक बार फिर दोबारा अपने आराम से बैठ करके पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बच्चों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये आगे भी आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू करके पूरा चैप्टर शुरू से लेकर के आज तक का आप पूरा एक साथ बैठ के देखिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।